हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन सोशल साइंस साक्षी राठी। सो आज के सेशन में हम आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी के बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है एंड उसके बेस पे 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चंस के। सो आवर पैसेज इज अ स्कूल कैबिनेट वाज रिस्पांसिबल for planning a Republic Day celebration, and members had different opinions on which activities to include. After a discussion, they decided to vote, and the activities supported by the majority were selected. अब एक स्कूल कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को डिसाइड करने की। अब सब मेंबर्स के अपने अपने ओपिनियंस हैं, सो उन्होंने डिसाइड करा डिस्कशन करके कि वो वोटिंग करेंगे और मेजोरिटी जो डिसाइड करेगा वही फाइनल हो जाएगा, वही सारी एक्टिविटीज को हम कंडक्ट कराएंगे। इसी बेसिस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द सिचुएशन। इस सिचुएशन में कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यू रिफ्लेक्ट हुई है, इस सिचुएशन में कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यू रिफ्लेक्ट हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सब लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, सभी लोगों को वोट कास्ट करने का चांस मिल रहा है और अपने ओपिनियंस को शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन, सेकंड इज इक्वालिटी, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, थर्ड इज मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी कम्युनिटी जो डिसीजन लेगी, जो डिसाइड करेगी, वही फाइनल रहेगा और वही सभी लोगों को मानना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी, हाउ डज वोटिंग हेल्प रिजॉल्व डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। डेमोक्रेसी में वोटिंग कैसे हेल्प करती है डिसीजन लेने में। वोटिंग हेल्प करती है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने में। अब सबके अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने थॉट्स, हमने डिसाइड कर लिया कि इन 3 ऑप्शन में से सब अपने वोट देंगे, जो मेजोरिटी ने चूज करा वो फाइनल हो जाएगा। और इंश्योर किया जाता है कि जो डिसीजन हो वो फेयर हो और डेमोक्रेटिक हो। इट मींस हर पर्सन को एक ही बार वोट देने का राइट मिले और ये फ्री एंड फेयर तरीके से हो, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। थर्ड इज ऑप्शन सपोर्टेड बाय मेजोरिटी इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। इट मींस अगर कुछ लोगों ने वो पर्टिकुलर ऑप्शन चूज नहीं किया और मेजोरिटी ने वो चूज किया है, सो उन्हें वो ऑप्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फोर्थ इज वोटिंग हेल्प्स इन मेकिंग पीसफुल एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजंस। वोटिंग से क्या होता है, सबको क्लियर होता है, सबके सामने वोट हो रहे हैं, सबके सामने इलेक्शंस हो रहे हैं और वहीं पे डिसीजन फाइनलाइज किया जा रहा है। आवर थर्ड पार्ट इज, व्हाई इज द मेजोरिटी डिसीजन इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब ये मेजोरिटी पॉपुलेशन के डिसीजन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का क्या, या उन लोगों का क्या जिन्होंने कुछ हटकर वोट किया है। आवर फर्स्ट पॉइंट इज, इट रिफ्लेक्ट्स द चॉइस ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल। अब सब लोगों का सेम ओपिनियन हो, सेम थॉट्स हो, जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता है एक्चुअली। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि मेजोरिटी पॉपुलेशन का जो ओपिनियन है उसको फुलफिल करते हुए डिसीजन लिया जाए। अब हम कंट्री को ही ले लो, कंट्री में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, क्या सभी लोग उस डिसीजन से एग्री करेंगे? आंसर इज नो। किसी के लिए वो पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, कोई कहेगा कि नहीं, हमें तो फेवर नहीं किया जा रहा है, या हमारे सबसे बेकार ने पॉलिसी बना दी है। सेकेंड इज, इट इंश्योर्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। सभी लोगों को वोट देने का राइट मिलेगा, प्रॉपर तरीके से वोट होंगे, इलेक्शंस होंगे। जैसे हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। थर्ड इज, अवॉइड कंफ्यूजन एंड डिले। अब मेजोरिटी रूल हेल्प करता है कंफ्यूजन ना हो और एक फाइनल डिसीजन की हेल्प से हम फटाफट से अपना काम शुरू कर दें। सेम टाइम राइट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द माइनॉरिटी आर रिस्पेक्टेड। उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट की जाएगी क्योंकि उससे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट डी, मेंशन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर अ डिसीजन इज मेड। अब डिसीजन हो गया, मेजोरिटी कम्युनिटी की बात मान ली, अब जिन लोगों को रिस्पांसिबिलिटी मिली है उनके काम क्या होंगे? डिसीजन लेने के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी जो भी फाइनल डिसीजन है उसे ऑनेस्टली एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। They must work for the welfare of all citizens without any discrimination. वो सभी के लिए काम करें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। They should remain accountable. Accountable का मीन्स होता है आंसरेबल। आंसरेबल होने चाहिए, लोगों के कंसर्न्स को सुनना चाहिए उन्हें, और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के 4 ऑप्शन तो कंप्लीट। Now moving towards the second question. Our second question is,
How would democracy be affected if citizens stopped following laws and civic responsibilities? Explain with an example. यहाँ पे कह रहे हैं डेमोक्रेसी अफेक्ट हो जाएगी अगर लोग लॉज एंड पॉलिसीज को मानना बंद कर दें। तो ये कैसे कह सकते हैं आप? अगर लोगों ने लॉ एंड पॉलिसीज को मानना बंद कर दिया, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना बंद कर दिया, तो डेमोक्रेसी प्रॉपर फंक्शनिंग हो ही नहीं पाएगी। इवन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना शुरू कर दिया, डिसऑर्डर हो जाएगा, कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे, लोगों के राइट वायलेट होने शुरू हो जाएंगे, एंड पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कही जा सकती है या फिर और वी कैन से पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स एंड दी अदर फैसिलिटीज, डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगी क्योंकि लोग अब कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को अपोज करेंगे, गवर्नमेंट को डिसओबे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हैं तो रोड एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे और सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न अराइज हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड व्हाई? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिटीजन्स वोट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, बिकॉज इस आइडिया में हम पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया फोकस कर रहे हैं, जहां पे बोला जाता है कि जिसको लोगों ने चुना है उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन एन एमसीक्यू। द रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड। रूल ऑफ लॉ मीन्स सबको इक्वल ट्रीट करना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पावरफुल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड अबव द लॉ। जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए अबव द लॉ। अगर ऐसा होगा तो रूल ऑफ द लॉ वायलेट होगा, ब्रेक होगा। वायलेट का मतलब होता है ब्रेक। सर क्वेश्चन नंबर 5 is why is the rule of law essential for protecting democracy? अब रूल ऑफ लॉ कहता है सभी को इक्वल ट्रीट करो, सभी को इक्वल राइट्स हो। सो जो प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेसी को, ये रूल ऑफ लॉ कैसे कर रहा है? अब इंडिया को समझते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां पे अलग अलग रिलीजन, कास्ट, जेंडर और लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। इतनी डाइवर्सिटी में अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करने आ गए तो बहुत सारी कम्युनिटीज तो अफेक्ट हो जाएंगी, हर्ट हो जाएंगी, और हो सकता है वो गवर्नमेंट से कोऑपरेट ना करे। और उसके बाद अगर वो इंडिया के सिटीजन्स हैं तो फिर उनको क्यों ना राइट्स मिले। सो यहाँ पे हम फोकस करेंगे, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, पावर का मिसयूज ना हो, सबके फंडामेंटल राइट सिक्योर रहें और सबको फ्रीडम मिले। इंश्योर करता है फेयर एंड जस्टिस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेंथन पीपल्स ट्रस्ट। अगर सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी। बट अगर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो एक पॉइंट पर बाकी कम्युनिटीज को लगेगा उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। Our question number 6 is voting alone enough to make a country democratic? क्या सिर्फ वोट करने से ही हम कह सकते हैं कि एक नेशन डेमोक्रेटिक है? आंसर इज अ बिग नो। रीजन क्या है इसका? रीजन इज वोटिंग अलोन कैन नॉट डिसाइड अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट। रीजन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब मान लो वोटिंग करा रहे हो बट सभी लोगों को मनी एंड मसल पावर की हेल्प से या फिर कोई और मिसयूज ऑफ पावर की हेल्प से इन्फ्लुएंस कर दिया और वोट अपने लिए करवा ली पॉलिटिकल पार्टी ने। तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि जो भी उस कंट्री में रहता है उन सभी सिटीजन्स के पास राइट टू वोट, उन सभी सिटीजन्स के पास वन वोट वन वैल्यू वन पावर हो, एंड हर वोट की एक वैल्यू के साथ साथ अपना जो भी उनका ओपिनियन है, उनके थॉट्स हैं, उस बेसिस पे ही वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। थर्ड इज गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। अब गवर्नमेंट को भी ये मानना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट हुई है पॉलिटिकल पार्टी, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। लोगों के पास जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करें और उनके अकॉर्डिंग ही लॉज एंड पॉलिसीज को फ्रेम करें। सिटीजन शुड एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड द जस्टिस। अब एक डेमोक्रेटिक नेशन कहता है कि अगर लोगों के पास अपने राइट्स के थ्रू अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का पावर है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, इट मींस आंसरेबल होना चाहिए, और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, इट मींस लोगों के भले के लिए। एट द एंड डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कहती क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल।
फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शंस के बाद जुडिशरी प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के राइट्स और इंश्योर कर रही है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल मीडिया अलाउज पीपल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली। आज के टाइम में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हर जगह पे लोग अपने थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत ओपनली। तो क्या इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है? आंसर इज अ बिग यस। हाउ? सोशल मीडिया लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने थॉट्स को, आइडियाज को ओपनली, फ्रीली एक्सप्रेस करने का। अवेयरनेस प्रोवाइड करता है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे। इवन गवर्नमेंट की तक हेल्प करता है कि लोग इस पॉलिसी पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, सो दैट वो उस अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकें। इनकरेज करता है लोगों को पब्लिक डिस्कशंस में, सो दैट अगर उनको लगता है कि कोई लॉ पॉलिसी उनके अगेंस्ट है, किसी कम्युनिटी को साइडलाइन कर रहे हैं, तो वो उसके लिए वॉइस रेज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को ये इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में अवेयरनेस है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। इन केस कोई लॉ आया, कोई पॉलिसी आई, डिस्ट्रक्शन होने लग गई, प्रोटेस्ट होने लग गए, या कंट्री में, स्टेट में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ, तो उसके लिए आंसरेबल कौन है? गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। ट्रांसपेरेंसी कैसे? अब गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाया, पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट के पास सबसे पहला काम यही होता है उसके बाद लोगों को उसके बारे में बताना, लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। इवन आप देखोगे डीडी नेशनल एक चैनल है जहां पे आपके सामने पार्लियामेंट की कई बार लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि पार्लियामेंट में किस तरह से डिस्कशन होती है, किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं और किस तरह से एक बिल, एक ड्राफ्ट, एक फाइनल लॉ एंड पॉलिसी बनता है। 7th क्वेश्चन का एक और पार्ट है, दैट इज पार्ट बी। सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को वीकन कैसे करता है अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो? आज के टाइम में हम कई बार फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे होते हैं और लोगों को देख रहे होते हैं कैसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, तो ये किस तरह से डेमोक्रेसी को वीक कर सकता है? सोशल मीडिया अगर फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगा तो ये लोगों के मन में हेट्रेड, वायलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, रिलीजियस बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और एनी लैंग्वेज के बेसिस पे। फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है और हो सकता है कि लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हुए जिस पॉलिटिकल पार्टी को उनको सही में वोट देना चाहिए था, उस पार्टी को वोट ना देकर वो किसी और गलत पार्टी को वोट दे दें। इररिस्पॉन्सिबल यूज में रिड्यूस ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक नेशन। इन केस अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज पे से, अच्छे कैंडिडेट से लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक होना शुरू हो सकता है। सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबली यूज होना चाहिए और अगर आप कोई भी न्यूज स्प्रेड कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो मेक श्योर करना है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को, उस सर्कुलर्स को प्रॉपरली रीड करा हो और वेरीफाई किया हो। हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग जाती है, इसकी वजह से कई बार हेट्रेड, वायलेंस और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी लॉ, पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि उसके बारे में हम चेक करें कि क्या उस पर्सन ने उसके बारे में ऑथेंटिक रिसर्च एंड स्टडी करी है या नहीं। सो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन, बट उससे पहले इस चैप्टर की डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। अगर अभी तक ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वन शॉट अटैच कर दिया है, गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो। सो 8th एंड 9th क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड है जिसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे ओनली। सो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ लिखना है डेमोक्रेसी के बेस पर। आप एक यंग सिटीजन हो और आप डेमोक्रेसी को किस तरह से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए डेमोक्रेसी का मतलब है जैसे हमारी कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शंस होना, अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करना। हमारी कंट्री में सेंट्रल लेवल, लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शंस होते हैं। गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शनिंग करती है, आपने अपने एरियाज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कौन कौन से काम करते हुए देखा है, या आप डेमोक्रेसी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में किस तरह से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक मॉडल पार्लियामेंट सेशन, काइंड ऑफ मॉक पार्लियामेंट सेशन कंडक्ट करना है अपने क्लास में एक लोकल इशू को लेकर, सपोज क्लीनलीनेस, पब्लिक प्रॉपर्टी और स्कूल सेफ्टी, जहां पे पूरी क्लास को एक पार्लियामेंट या फिर ग्राम सभा के बेस पे डिवाइड करोगे और एक रूलिंग पार्टी होगी और बाकी सब ऑपोजिशन पार्टी होंगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक को रेस करेंगे और बाकी सब उस पर डिस्कशन करके एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम घर में भी कई बार करते हैं कि घर के सारे मेंबर्स एक साथ बैठे हैं, भाई ये इशू है, सब अपने अपने ओपिनियन दो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली दैट पर्टिकुलर थिंग।
So moving towards the question number 10, choose any one democratic institution. कोई भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को चूज कर लो, कोई भी जो इंडिया में वर्क कर रहा है इस टाइम पर, और उसके ऊपर उसका रोल और वो किस तरह से पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है वो बताना है। अब यहाँ पे फोकस किया गया है, हमने चूज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो उसका रोल क्या है, पहली बात तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, सेकेंडली पूरे इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि इलेक्शंस जो हो वो प्रॉपर उसी तरीके से हो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, सुपरवाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके सिंबल्स को, उनके मोटो को और उनके काम को, सिटीजन्स को हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं और किन चीजों को उनको ध्यान रखना है अपने वोट को कास्ट करते वक्त। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेगा, सब लोगों को वोटिंग राइट देकर। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 18 ईयर्स प्लस जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, रिलीजन के हों, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हों, सभी को वोटिंग राइट मिलेगा। इंश्योर करता है कि इलेक्शंस ऑनेस्टली हो। हमारी कंट्री में अभी ईवीएम यूज होता है, ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां पे हम वोट कास्ट करते हैं बटन को प्रेस करके। अनफेयर प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है कि मनी एंड मसल पावर ना हो रही हो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ब्राइब दे रही है, डरा धमका रही है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स भी अपने इशू करता है उस टाइम पे कि आप हमें इन्फॉर्म करिए। स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना। अब कितने स्क्रीनशॉट्स लोगे, इसलिए एक सोल्यूशन है। जितने भी चैप्टर्स मैंने वन शॉट में कराए हैं और इंक्लूडिंग दिस सेशन, सबके लिंक्स, पीडीएफ के लिंक्स, पीपीटीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है। करना क्या है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को और उसके बाद डाउनलोड कर लेना है किसको, पीपीटी को सेशन की। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनकर रेडी हो गया था और इनफोर्स हुआ 1950 में। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए तो वन शॉट देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी को ये रूल रेगुलेशन किस तरह से फंक्शनिंग करनी है सब बताता है, गारंटी करता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स और प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम, डिफाइन करता है गवर्नमेंट की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स मींस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इंश्योर करता है इक्वालिटी हर बेसिस पे, जस्टिस कैसे पुअर लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा के, अगर वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी केस के लिए तो गवर्नमेंट लॉयर तक अवेल करवाते हैं। लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सब लोगों को सेम राइट, इक्वल राइट मिले हुए हैं, तो फोकस करता है कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और किसी भी तरह का डिस्ट्रेस इंक्रीज नहीं होगा। डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ के थ्रू, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करा। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के जो इंडिया आज भी फेस कर रहा है। डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल्स हम सुनने में, समझने में, पढ़ने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट इंप्लीमेंट करने में ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो अभी भी ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी फेस कर रही है। करप्शन, करप्शन आज भी है, जहां पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कई बार मिसयूज करती हैं अपनी पावर्स का और लोगों को बहुत तरह तरीकों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। हमारी कंट्री में आज भी फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिसलीड करती है लोगों को। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस बेस पे, कास्ट के बेस पे, जॉब्स के बेस पे, अर्निंग के बेस पे आज भी लोग बटे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, पर कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट अभी भी डिस्क्रिमिनेशन में लगा हुआ है। लो पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है वोट देना जरूरी क्यों है। हमारी कंट्री का जो टर्नओवर है, टर्नओवर यानी कि टर्नआउट जो है, जिसमें कितने लोग वोट देने आए हैं, कितने परसेंटेज लोग वोट देने आए हैं, वो बहुत कम है अभी भी। तो लोगों क्यों, पहले तो रीजन क्या कह सकते हैं, जो पुअर लोग हैं उन्हें लगता है क्यों ही वोट देने जाना है, हमारा फालतू को एक दिन का वेज कटेगा, क्या ही फायदा है, वो लोग वोट देने नहीं जाते। बहुत सारे लोगों को लगता है हमारे एक वोट से क्या ही बदल जाएगा, छुट्टी है आराम करते हैं, बट एक वोट भी बहुत कुछ बदल सकता है। सो आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर कहिएगा कि आप वोट देने जाएं, और अगर पेरेंट्स नहीं जा रहे तो उन्हें जरूर बताओ कि एक वोट की क्या वैल्यू है और किस तरह से डेमोक्रेटिक नेशन में हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट राइट है वोट कास्ट करना। कॉम्युनलिज्म,
कास्टिज्म, रीजनलिज्म। कॉमनलिज्म में होता है कॉमन थॉट को फॉलो करने वाले लोग एक कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद उसी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिफरेंसेस, कोई नॉर्दर्न एरियाज में रहता है, कोई हिली एरियाज में रहता है, उन बेसिस पे। एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ओवरकम कर सकते हैं इस चैलेंजेस को, बट इसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारे राइट ऑफ वोट को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, लोगों को अवेयर करें वोटिंग के बारे में, और जो भी डिटेल गवर्नमेंट हमसे मांगती है उसे ऑनेस्टली फुलफिल करें, सो दैट कोई भी मिसलीड ना हो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग प्लानिंग और आगे की स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सके। अब आपके लिए यहाँ पे बोनस स्लाइड ऐड करी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे आपको एक टेस्ट पेपर मिला है डेमोक्रेसी चैप्टर का। सो वन शॉट कंप्लीट करना है पहले आपको, फिर इस वीडियो को पूरा देखना है क्वेश्चन आंसर्स को, एंड देन आपको अटेम्प्ट करना है ये सेल्फ असेसमेंट। 5 MCQs हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 25 मार्क्स, सॉरी टोटल ऑफ 15 मार्क्स। सो आपको ये कंप्लीट करना है पूरा। एंड अगर आपको डाउट है कि मैम आंसर्स कैसे चेक करें या आपने कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना आंसर्स और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इसके अपडेटेड आंसर्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलते हैं। बाय बाय।